दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बीते 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम आज का ऑडियो आर्टिकल पेश कर रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल के जरिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जब भी हमारे सामने कामगार या मजदूर शब्द का जिक्र होता है, हमारे जहन में तुरंत कुछ छवियां दिखाई देने लगती हैं। भरी दोपहरी में निर्माण स्थल पर कुछ लोग शारीरिक काम में लगे होते हैं, या किसी कारखाने में कुछ लोगों का एक समूह काम करता हुआ दिखता है। हर साल 1 मई को हम इनके हक और संघर्ष की बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन करते हैं। यह दिवस मजदूरों, उनके संघर्षों और बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को कई देशों में मजदूरों के अभियानों से हासिल की गई जीत और लाभ को प्रदर्शित करने के लिए भी जाना जाता है। तो आइए उस अभियान को समझते हैं जिसकी याद में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर 1889 के पेरिस में आयोजित बैठक के दौरान समाजवादी समूहों, ट्रेड यूनियनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा चुना गया। इन्होंने श्रमिक अधिकार आंदोलन के समर्थन में इसकी मान्यता दी। असल में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस ने सरकार से 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुए। इसी क्रम में शिकागो के हेमाक्रेट में दंगे भी हुए, जिसमें काफी मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मजदूरों की यह मांग मान ली और 1 मई 1886 से श्रमिकों के अधिकार के तौर पर इसे लागू कर दिया। इसके 3 साल बाद एक फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी ने श्रमिक आंदोलन का सम्मान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार दिया और 1 मई को हेमाक्रेट नरसंहार की याद में चिन्हित किया। इस तारीख को चुनते हुए उनका यह विश्वास था कि यह पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिकों को एकजुट करेगा और दुनिया भर के लोगों को इससे रूबरू कराएगा। आने वाले दिनों में इसका असर दिखने भी लगा, जब 5 साल बाद 1894 में अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने सितंबर के पहले सोमवार के दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए। असल में वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के समाजवादी इतिहास से असहज थे। इसीलिए अमेरिका और कनाडा में सितंबर के पहले सोमवार को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका स्वभाव और स्वरूप 1 मई जैसा ही है। मौजूदा वक्त में सिवाय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूरी दुनिया 1 मई को यह दिवस मनाती है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो चलिए अब भारत में श्रमिक दिवस और उसकी विकास यात्रा को समझते हैं। भारत में पहला मई दिवस समारोह 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया। यह वही समय था जब भारत में पहली बार लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया। इससे यह दिन कम्युनिस्ट और समाजवादी राजनीतिक दलों के लिए श्रमिक आंदोलनों के तौर पर जुड़ गया। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ी है। इसने कारखानों, खादानों और निर्माण के कामों में बड़े पैमाने पर अनस्किल्ड लोगों को नौकरी दी। यही सामूहिक रूप से आधुनिक मजदूर कहलाए। यह दौर भारतीय मजदूर वर्ग का शुरुआती दौर था। भारत में उद्योग धंधों की शुरुआत औपनिवेशिक शासन की छाया में हुई। ऐसे में यहाँ के मजदूरों पर दोहरी समस्या की मार पड़ना स्वाभाविक था। एक ओर ये मजदूर पूंजीपतियों की शोषण व्यवस्था से जूझ रहे थे, तो दूसरी ओर उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन व्यवस्था से। इन वजहों से यहाँ के मजदूर वर्ग संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। अंग्रेजी शासन के अधीन 1881 में पहली बार मजदूरों से संबंधित कानून पारित किए गए, जिसे कारखाना अधिनियम के नाम से जाना गया। हालांकि यह महज खानापूर्ति ही रहा। सैद्धांतिक महत्व के अलावा इसका कोई खास मतलब नहीं था। बाद में धीरे धीरे कई कानून लाए गए, मगर ये भी मजदूरों की शोषण व्यवस्था को कम नहीं कर सके।
जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब इन बातों को ध्यान में रखा गया और इनसे जुड़े प्रावधान संविधान में शामिल किए गए। अनुच्छेद 14 से 16, 19(1)(c), 23 से 24, 38 और 41 से 43 सीधे श्रम अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी को समान होना चाहिए। अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार या नियुक्ति के लिए अवसर की समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19(1)(c) सभी को संघ या संघ बनाने का विशेष अधिकार देता है। वही अनुच्छेद 23 सभी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से पूरी तरह से निषेध करता है। इन सभी को मूल अधिकार के तहत रखा गया, जबकि अनुच्छेद 38, 39 और 41 से 43(a) को संविधान के भाग 4 में रखा गया, जो कि मूल अधिकार की तरह अदालतों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राज्य समय, परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से कानून के जरिए चाहे तो इन अधिकारों को लागू कर सकता है। इसमें शामिल अनुच्छेद 38(1) कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38(2) यह कहता है कि राज्य को प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों के साथ आय में असमानताओं को कम करना चाहिए। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार की बात करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसे ही जमीन पर लाने का प्रयास है। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पर जोर देता है। अनुच्छेद 43 काम की शर्तों के साथ एक उचित मजदूरी के अधिकार के बारे में कहता है। आगे चलकर 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 43(a) को जोड़ा गया और इसमें राज्य को उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने की जरूरत की बात कही गई। इन सब बातों के होते हुए भी मौजूदा समय में मजदूरों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। अब सवाल है कि भारत में मजदूरों की मौजूदा स्थिति क्या है। आज भी भारत के ज्यादातर कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कुल श्रम बल में इनकी हिस्सेदारी लगभग 93% के आसपास है। इनमें दिहाड़ी से लेकर वे सभी कामगार वर्ग आते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं किए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान सबसे अधिक यही वर्ग प्रभावित हुआ। संकट ने उन पर गहरा प्रहार किया है। वे जरूरी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो गए। यही चिंता देश भर के प्रवासी कामगारों की भी थी। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बच्चों को खिलाने में असमर्थता और खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए सुरक्षा की कमी ने उन्हें हताश कर दिया। नौकरी को लेकर उनके मन में एक अलग असुरक्षा का भय था। इन श्रमिकों में से कई ऐसे थे जो गांवों की दास्ता से बचकर भागे और शहरों में चले गए। अब जब महामारी फैल रही थी, उनके पास फिर से गांवों की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें खेतों और ईंट भट्टों में फिर से काम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तब कई जगहों पर ग्रामीण रोजगार का आधार बनी थी, मगर यह सभी को रोजगार मुहैया कराने में विफल रही थी। उस वक्त बिहार में लगभग 9 लाख परिवारों ने रोजगार की मांग की थी। इसमें से 73% परिवारों को ही काम मिल सका। यूपी के लगभग 11 लाख परिवारों ने अप्रैल 2021 में मनरेगा के जरिए काम की मांग की थी। उनमें से केवल 67% को ही काम दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में काम की मांग बढ़ने से काम पैदा करना और उनका नियमित भुगतान सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती साबित हुई। ऐसे में क्या हो आगे की राह? सरकार के कई प्रयासों के बाद आज भी कामगारों के हालात संतोषजनक नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा तो दूर, उन्हें आर्थिक सुरक्षा तक उपलब्ध नहीं है।
सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं और लेबर कोड जैसे कानूनों को लाने का प्रयास कर रही है, मगर ये सभी सही मायने में उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। हाल के दिनों में कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता बन गई है। 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का निर्माण जनसंख्या को कौशल और पुनः कौशल बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके बाद 2015 में स्किल इंडिया अभियान का शुभारंभ 2022 तक लगभग 40 करोड़ व्यक्तियों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस तरह की पहलों को देश भर में और अधिक अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें युवाओं को श्रम बल में प्रवेश करने के लिए कुशल बनाने पर जोर दिया गया है। अनुमान बताते हैं कि ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बड़े पैमाने पर अपनाने के चलते 120 मिलियन से अधिक श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। इस पर विशेष ध्यान देने की दरकार है। संगठित उत्पादन में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास उन गरीबों को एक स्थिर आजीविका प्रदान करेगा जो सीमांत गरीबी में रह रहे हैं और साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। मुख्य अर्थव्यवस्था के भीतर उन्हें शामिल करना और उनके लिए पर्याप्त आधार बनाना वैसे भी सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादन में पूंजी गहन तकनीक को अपनाने की कोशिश कर रही है। निश्चित ही यह बढ़ती हुई श्रम शक्ति के भविष्य को असुरक्षित कर सकती है। कामकाजी आबादी को उन्नत किए बिना और युवाओं को आवश्यक दक्षता प्रदान किए बिना केवल आर्थिक असमानता बढ़ेगी और मामूली आर्थिक आय वाली कामकाजी आबादी गरीबी में डूब सकती है। साथ ही छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सरकारी समर्थन जरूरी है। अगर सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं करती है तो भारत की अर्धकुशल श्रम शक्ति देश के समग्र विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन जाएगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के महत्व को उल्लेखित करते हुए श्रमिकों की वर्तमान समस्याओं को उजागर कीजिए, साथ ही उनके समाधान भी सुझाइए।